हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जीके के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र डॉक्टर आशीष तुर्कर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का सदविचार। नो पर्सन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति के हीनता का अनुभव नहीं करा सकता। कहने का तात्पर्य है, जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने बारे में किसी प्रकार के संशय की स्थिति ना रखें। आप जो भी काम करें पूरे निष्ठा और लगन के साथ करें, बिना किसी से प्रभावित हुए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आपने बहुत सी किताबों को पढ़ा होगा जिनमें उन किताबों की विषय वस्तु के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी के लिए प्रस्तावना सम्मिलित की गई होती है। इसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना भी हमें संविधान के बारे में एक प्रिसाइज नॉलेज या कह सकते हैं एक ब्रीफ नॉलेज हमको प्रदान करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है तथा यह किन किन विषयों से संबंधित है। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना संपूर्ण संविधान के मूल उद्देश्य को प्रदर्शित करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। इस जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में संविधान की प्रस्तावना सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने बेरोबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी कहा है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही बिना प्रस्तावना के संविधान भी महत्वहीन है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपति पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा प्रदान की है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम प्रस्तावना के सोर्स या स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना का स्रोत 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्रस्तावना देश तथा सरकार के लिए एक मार्गदर्शक है। संविधान में किए गए किसी भी संशोधन के प्रस्तावना के विपरीत पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी संशोधन को निरस्त कर सकता है। इसीलिए प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का एक आधार प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे या बंधुत्व की भावना को बढ़ाती है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अपनाया गया था और भारत में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ही लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। संविधान के 4 मूल तत्व हैं। पहला है सत्ता का स्रोत। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में जिस संप्रभुता की बात की गई है वह संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। इसे किसी विदेशी सत्ता के द्वारा भारतीयों पर आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि जनता ने स्वयं इसे बनाया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में यूज किए गए शब्द वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के समान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनता ही शासक भी है और शासित भी। दूसरा है भारत की प्रकृति, अर्थात राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा है भारत में। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे हम आगे समझेंगे। तीसरा देखें संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य। प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रस्तावना राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता या भाईचारे को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे हम
तीन प्रकार के न्यायों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। उनकी जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्यों? ताकि समाज के दुर्बल एवं पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाया जा सके तथा विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो सके। दूसरा है आर्थिक न्याय। उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करना तथा इसका वितरण इस प्रकार करना कि किसी का शोषण न होने पाए। तो उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा निश्चित वर्ग के लिए। इस प्रकार आर्थिक न्याय का उद्देश्य आर्थिक विषमता को समाप्त करना तथा आर्थिक समानता की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट देखें राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रक्रिया में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाए तथा सभी को इसमें भाग लेने की स्वतंत्रता तथा समान अवसर प्राप्त हो, जैसे कि राज्य के सभी पदों पर समस्त नागरिकों को नियुक्त होने के समान अवसर प्राप्त होना, एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का होना आदि। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के ये तत्व 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहण किए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे। चौथा है संविधान को स्वीकार करने की तिथि का उल्लेख। ये चौथा तत्व हमें यह बताता है कि प्रस्तावना में संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, ताकि इस तिथि के पूर्व स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किए गए उनका स्मरण बना रहे। अब यहाँ दो तिथियां समझने की तथा इन्हें याद रखने की आवश्यकता है। एक है 26 नवंबर 1949। इस तिथि को संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था, या हम कह सकते हैं अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी तिथि है 26 जनवरी 1950। इस दिन को भारतीय संविधान को लागू किया गया था तथा भारत एक गणतंत्र बना। इसीलिए 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख शब्दों तथा उनके अर्थों के बारे में। पहला है संप्रभुता या सोवरेनिटी। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु देश घोषित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं बाहरी विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता या संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी अपने सभी निर्णय लेने के लिए भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत की विधायिका या संसद को संविधान द्वारा दी गई शक्तियों एवं सीमाओं के अधीन कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु ना हो। नेक्स्ट है समाजवादी। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा या सिद्धांत है जो समतामूलक समाज एवं राज्य की स्थापना की बात करती है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, मतलब गरीब और अमीर के बीच के भेद को मिटाना है, जिससे समाज के सभी वर्गों तक संपन्नता या धन का हिस्सा पहुंचे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी भारतीय अर्थव्यवस्था में समान महत्व दिया गया है। हम संविधान के आगे के भागों में देखेंगे कि संविधान के विभिन्न उपबंधों जैसे कि भाग 4 के अनुच्छेद 39, 39B तथा C में किस प्रकार समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत का कोई राजधर्म नहीं है। धर्म को एक वैयक्तिक विषय माना गया है। देश के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसे अपनाने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर हम एक फैक्ट को याद रखेंगे। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से आशय है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इस प्रकार लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाता है जिसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। अगला शब्द है गणराज्य या रिपब्लिक। प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है।
गणराज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्र प्रमुख की स्थिति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही राष्ट्र प्रमुख होगा। साथ ही भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में उल्लिखित योग्यताएं रखने पर भारत का राष्ट्रपति बनने के भी योग्य है। आर.सी. पौड्याल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ लोगों की या जनता की शक्तियों से है और इसमें प्रत्येक नागरिक को राज्य व्यवस्था में समान भागीदारी के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता। सबसे पहले हम देखते हैं न्याय को। न्याय स्वयं में एक बड़ी अवधारणा है, इसीलिए इसे हम प्रस्तावना के संदर्भ में ही समझेंगे। न्याय का सीधा सा अर्थ है प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार देना। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जिनके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। अगला है स्वतंत्रता या लिबर्टी। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत का संविधान अपने विचारों को व्यक्त करने की, धर्म को चुनने की, अपने लिए नौकरी या व्यवसाय चुनने की, चुनावों में अपना प्रतिनिधि चुनने की तथा अपने और समाज के कल्याण के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब देखते हैं समता को। समता या इक्वेलिटी। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। समता का सीधा सा अर्थ है देश के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना, ताकि वे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें तथा अपना विकास कर सकें। न्याय, स्वतंत्रता तथा समता के साथ ही सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। बंधुता का अर्थ भाईचारे की भावना से है। देश के नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करना, ताकि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि बाधाओं को दूर किया जा सके। जैसे भारतीय संविधान में देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। हम चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहें, हमारी नागरिकता भारतीय होती है, न कि किसी प्रदेश की। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देती है तथा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को 1789 की फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है और इसी के साथ इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। यदि आप सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित इंपॉर्टेंट केसेस को जानना भी जरूरी है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, यह एक विवादित विषय रहा है। इससे संबंधित केस एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अब हम देखेंगे। पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है या उसके अनेक अर्थ हों, वहां प्रस्तावना का प्रयोग मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ देखने वाली बात एक और भी है जिसे आप याद रखेंगे। जैसा कि इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसका मतलब यह भी होगा कि प्रस्तावना संविधान संशोधन का भी अंग नहीं होगी और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी यूनियन केस में दिए गए अपने फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में प्रस्तावना का वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है, जिसमें संविधान की मूल विशेषताएं उल्लिखित हैं। अब जब यह प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान के इस मूलभूत ढांचे या प्रस्तावना में कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, किंतु ऐसा संशोधन किया जा सकता है जिससे कि मूलभूत ढांचे का विस्तार एवं मजबूतीकरण हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या के लिए भी प्रस्तावना को महत्वपूर्ण माना है।
अगला केस है भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च एवं अन्य 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है और यह संविधान निर्मात्री सभा के विचारों को जानने का स्रोत है। साथ ही यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये थी दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स की सारी जानकारी। प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप संविधान को पहली बार पढ़ रहे हैं या नए स्टूडेंट्स हैं तो टेंशन मत लीजिए, आगे के टॉपिक्स में संविधान से रिलेटेड सारी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार देखकर और सुनकर इसे अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश रहें।